वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन फैमिली। हमने बोरॉन फैमिली रैप अप कर दिया है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में 5 एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन फैमिली में पहला एलिमेंट कार्बन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम, चौथा टीन यानी कि स्टेनम और यानी कि पांचवा प्लम्बम। तो यहाँ पे अगर हम लीड यानी कि प्लम्बम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और ये लीड हो गया। ठीक है, ये 5 एलिमेंट हो गए। और इनमें से अगर आपको याद करना आता हो तो सही है। इसका एक ट्रिक भी होता है जो आपको ऐसे मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। काशी गए शंकर पार्वती। काशी गए शंकर पार्वती। का कार्बन, सी सिलिकॉन, गए जर्मेनियम, शंकर एसएन यानी कि टीन, पार्वती यानी कि प्लम्बम यानी कि लीड। काशी गए एसएन पीवी, काशी गए शंकर पार्वती। ये ट्रिक है, आप इसको याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस ग्रुप का ये 14th ग्रुप लास्ट एलिमेंट के लिए ये एप्लीकेबल होता है कि +2 ज़्यादा स्टेबल है, +4 कम स्टेबल है। लेकिन इसके लिए दोनों एग्जिस्ट करता है, +2 +4, लेकिन स्टेबल +2 होता है। ऐसा क्यों होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे हम ग्रुप के नीचे आते हैं, लास्ट एलिमेंट के लिए जो जनरल ऑक्सीडेशन है उससे 2 कम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ध्यान रहे, पीबी के लिए +2 ज़्यादा स्टेबल है +4 से। ठीक हो गया, हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन का बात कर लिया, ये ट्रिक बना लिया। काशी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, का से कार्बन, सी से एसआई, गए से जर्मेनियम, शंकर से एसएन, पार्वती से पीबी। इतना क्लियर हो गया? काशी गए शंकर पार्वती। का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, गए से जर्मेनियम, शंकर से एसएन, पार्वती से पीबी। आप इसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं, अब हम चलते हैं पहले एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पे, कार्बन की प्रॉपर्टीज पे। तो हम पहले बात करते हैं कार्बन की। पहले एक जनरल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस ग्रुप के लिए, और ये डबल स्टार मार्क है, बहुत बार पूछा हुआ भी है कॉम्पिटिशन्स में। कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है? तो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज इट्स कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मतलब वो खुद से बॉन्ड, जैसे एक एग्जांपल देखिए आप यहाँ, अगर कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करें इसकी, तो वो सेल्फ लिंकिंग कितना अच्छे से करता है। मतलब कार्बन 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 कार्बन, मतलब उसकी टेंडेंसी अपने खुद ही सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। अब बात समझ गए होंगे कि कार्बन 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 मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है, उसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो इस ग्रुप में कैटेनेशन प्रॉपर्टी पूछी जाती है काफी कॉम्पिटिशन में, और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा सेल्फ कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक। इसलिए सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी हो मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कार्बन में, फिर सिलिकॉन में, फिर जर्मेनियम और एसएन में, दोनों में बराबर होती है लगभग। और पीबी यानी कि लीड में कोई कैटेनेशन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीड में कोई कैटेनेशन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो कैटेनेशन। जर्मेनियम और टीन यानी कि स्टेनम, दोनों की लगभग बराबर होती है। सबसे ज्यादा कार्बन की होती है, फिर सिलिकॉन की। ये जस्ट लाइक डाउन द ग्रुप ही ऑर्डर है, बस यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। और पीबी एकदम सो ही नहीं करता है कैटेनेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम कार्बन के ऊपर। अगर कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है तो कार्बन की प्रॉपर्टीज ज्यादा कुछ उससे खास नहीं है, सबको क्लियर ही होती है। बस हम आते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स पे। एलोट्रॉप्स वो फॉर्म्स होते हैं जिन, ये भी प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, बस इन डिफरेंट फॉर्म में फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग हो जाती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत अलग हो जाती है। एलोट्रॉप्स होते क्या? पहले अगर आपको एलोट्रॉप्स नहीं पता है, एलोट्रॉप्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोई भी एलिमेंट का होता है। बस उसके अलग अलग एलोट्रॉप्स के अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एलोट्रॉप्स वो प्योरेस्ट फॉर्म है जिसमें वो एलिमेंट पाया जाता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स पे आते हैं। पहला है कार्बन के 3 एलोट्रॉप। अगर कार्बन की मेनली बात करें तो यहाँ पे हम 2 एलोट्रॉप्स डिस्कस करेंगे, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। और जो बच गए एक फ्लोरेंस, एक पूरा एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे मेनली बात कर लेते हैं डायमंड और ग्रेफाइट की।
क्योंकि फुलरेंस वाले में स्ट्रक्चर बेस्ड बातें आती है और हम सारे पी ब्लॉक में जहाँ भी स्ट्रक्चर्स का बात आ रहा है हम एक एक चीज़ का स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे मैंने वो पार्ट स्किप किया है क्योंकि मैंने ऐसे कंटेंट को डिज़ाइन किया है कि जो भी स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो सारा का सारा हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हम रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंदी है और वो हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बात है फ्लोरीन्स की। बात मैंने नहीं की है, फ्लोरीन्स भी एक कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। 3 एलोट्रॉप मेन होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स सब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में और डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स भी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। बस आप इतना जानो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, पर यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है जिससे डायमंड और ग्रेफाइट के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो डायमंड में होता है sp3। क्या होता है? sp3। कैसा होता है? sp3। अगर यही बात अगर हम ग्रेफाइट में करें तो ग्रेफाइट में होता है sp2। कैसा होता है? sp2। ये अगर हाइब्रिडाइजेशन अभी आपको नहीं निकालने आता है तो आपको टाइप के साथ क्लियर हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में कि इसका sp3 कैसे होता है। यहाँ पे कार्बन एटम यहाँ होता है और ऐसे 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 लिंक होता है, फिर ग्रेफाइट में भी ऐसे ऐसे लिंक होता है। मतलब यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है और ये 4 एटम्स 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन टेट्राहेड्रल, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। और यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका अगर आपको नहीं पता है छोड़िए, उससे बात मैं नहीं करता हूँ। 3 बॉन्ड बना रहे हैं, इसका हाइब्रिडेशन sp2। अगर आप हाइब्रिडेशन नहीं निकालने आता है तो आप केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो जब अपलोड होगा तो वहाँ से सीख लेना। ये बात डायमंड का sp3 हाइब्रिडेशन होता है और इसका sp2 होता है। अब आते हैं डेल्टा HF। डेल्टा HF का मतलब है सॉरी डेल्टा HF का मतलब है हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, हर एक एलिमेंट के लिए, कार्बन हो, सिलिकॉन हो या फिर सल्फर हो, सबके लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है कि हम इस वाले एलोट्रॉप्स को स्टैंडर्ड मानते हैं और इससे ऊपर आएगा तो डेल्टा HF पॉजिटिव होगा और इससे कोई भी अगर एलोट्रॉप नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा। तो वैसे ही कार्बन के केस में हम ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड मानते हैं। किसको स्टैंडर्ड मानते हैं? ग्रेफाइट का डेल्टा HF 0 मानते हैं, क्योंकि इसका एक रूल होता है कि हम एक किसी पर्टिकुलर स्टेबल फॉर्म को या मोर अकर्ड फॉर्म, मतलब जो ज़्यादा पाया जाए और के क्रस्ट पे या मतलब ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जिसकी, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो सबसे वो है, मतलब वो स्टैंडर्ड है हमारा डेल्टा HF के लिए, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म होता है डेल्टा HF। इसलिए अगर देखा जाए तो कार्बन के लिए ग्रेफाइट होता है। वैसे ही हम जब फॉस्फोरस पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे कि कौन सा व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, इनमें पढ़ेंगे कि किसको स्टैंडर्ड माना गया है। वैसे ही हम जैसे ही सल्फर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे रोम्बोहेड्रल, ये सब मोनोक्लिनिक, इसमें बताएंगे कि किसको स्टैंडर्ड माना गया है। ये अगर आपको ये सब बातें नहीं भी क्लियर है तो एक जगह सारी कलेक्टिवली डिस्कस होगी थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो भी क्लियर हो जाएगा। बस इतना आप समझो कि यहाँ पे ग्रेफाइट, ये आपको याद करना होता है कि कार्बन के एलोट्रॉप में से किसको स्टैंडर्ड माना गया। तो कार्बन के एलोट्रॉप में से ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड माना गया है, यानी ग्रेफाइट का डेल्टा HF कितना होगा? 0। और लेकिन डायमंड का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। डायमंड का डेल्टा HF थोड़ा उससे ये 0 है और ये पॉजिटिव साइड है, तो डायमंड का थोड़ा डेल्टा HF ज़्यादा होता है। मैंने एक चार्ट बना दिया है कि आपको चीज़ें याद रहें, याद रहे। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो इसको फिर से डिस्कस करेंगे अच्छे से। हाँ तो लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कार्बन के लिए ग्रेफाइट स्टैंडर्ड होता है, उसका 0 लेते हैं और डायमंड का पॉजिटिव होता है। डेंसिटी डायमंड का ज़्यादा होता है क्योंकि ये मोर पैक्ड स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, और ये थोड़ा लूजली पैक्ड होता है डायमंड के कंपेरिजन में। इससे डेंसिटी डायमंड का मोर होता है, बल्कि मोर नहीं बहुत ज़्यादा होता है ग्रेफाइट के कंपेरिजन में, और इसकी डेंसिटी कम होती है। अब आते हैं रिएक्शन, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स का रिएक्शन। जब हम इस डायमंड का पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्टील के साथ कराते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं, दोनों कोई रिएक्शन नहीं देता है, ग्रेफाइट भी और डायमंड भी। इन तीनों रिएजेंट से कोई रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं तो डायमंड कोई रिएक्शन नहीं देता है यहाँ पर भी, लेकिन कार्बन ग्रेफाइट यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये क्या कहा जाता है, बेंजीन डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। ये सिर्फ कार्बन ग्रेफाइट, ये इंपॉर्टेंट बात हो गया कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ डायमंड रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन कार्बन ग्रेफाइट रिएक्शन देता है। तो ये हो सकता है कहीं आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए ये रिएक्शन दिया हो कहीं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ डायमंड कोई रिएक्शन नहीं देता है, कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड कोई रिएक्शन नहीं देता है, कार्बन का एलोट्रॉप ग्रेफाइट रिएक्शन देता है, और एक बेंजीन डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बनता है। अब आगे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर डायमंड पुअर होता है और ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होता है। ये बात तो आप क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि डायमंड
ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर डायमंड पुअर होता है और ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होता है। हीट का कंडक्टर जस्ट रिवर्स हो जाता है, डायमंड अच्छा कंडक्टर होता है और ग्रेफाइट पुअर कंडक्टर होता है। और अगर बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका लेस होता है और ग्रेफाइट का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। अब बात बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर को आप ऐसे समझ सकते हो, जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर मतलब अगर किसी भी एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो जस्ट बॉन्ड लिंक के आप रिवर्स बॉन्ड ऑर्डर को लिया करो। क्या लिया करो, बॉन्ड लिंक के जस्ट रिवर्स बॉन्ड ऑर्डर। अगर ये हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से बताएंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बस अगर किसी का अगर आपको बॉन्ड लिंक कंपेरिजन करने आ रहा है कि इसका बॉन्ड लिंक इससे बड़ा होगा, तो जस्ट उसका रिवर्स करोगे आप तो आपको बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लिंक ज़्यादा होता है डायमंड का, किसका, डायमंड का, और ग्रेफाइट का बॉन्ड लिंक कम है। तो ये बात का जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे इसका कम होगा बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। ये अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो ये केमिकल बॉन्डिंग में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे ही नहीं बताया जा सकता है। और ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अभी फिलहाल इतना समझ जाओ, अगर आपको नहीं आता है तो आता है तो बहुत बढ़िया बात है कि डायमंड भी डायमैग्नेटिक होता है और ग्रेफाइट भी डायमैग्नेटिक होता है, ये बात याद है। बस इतना ही, इसको अच्छे से नोट करो और ये प्रॉपर्टीज को रिवाइज करो। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बन फैमिली में कार्बन के कुछ कंपाउंड्स। हमने पहले कार्बन फैमिली में पहले पार्ट में देखा, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, कार्बन के अलॉट्रॉप्स के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में वन बाय वन पढ़ना। पहला कंपाउंड है हमारा CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसका इंपॉर्टेंस बताया जाए जेई के सिलेबस में, या कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इसका यूज बताया जाए जेई के सिलेबस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये जेई मेंस और एडवांस में ज़्यादा पूछा जाता है बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें CO की स्ट्रक्चर के बारे में, CO इंपॉर्टेंट है और सिर्फ कार्बन में हम एक ही कंपाउंड पढ़ेंगे, वो भी सिर्फ CO के बारे में। पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में नॉलेज है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर हम केमिकल बॉन्डिंग के वीडियो में देख लेंगे। CO के बीच में स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, एक कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड होता है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपने ऊपर लिया है, और यहाँ पे कार्बन का भी कुछ होता है, दो इलेक्ट्रॉन या कार्बन के, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण, और कार्बन पे माइनस चार्ज। अब हम आगे चलते हैं। इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। यहाँ कार्बन के ऊपर भी एक लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के ऊपर भी एक लोन पेयर होता है, इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे दो बॉन्ड, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के लगे इन बॉन्ड में, और यहाँ पे दो बॉन्ड ऑक्सीजन का लगा, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज, और कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके चलते एक नेगेटिव चार्ज। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया उसके चलते नेगेटिव, और इसने दिया इसलिए इस पे पॉजिटिव। एक लोन पेयर कार्बन के पास है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। बात है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ये कलरलेस कंपाउंड होता है, कलरलेस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पॉइजनस होता है। कैसा होता है, ये पॉइजनस गैस होता है। अगर CO कहीं भी रिलीज होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि CO गैस पॉइजनस होता है, और कलरलेस होता है, और ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब है स्मेललेस। और फिर ये अगर इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। कैसे कंपाउंड होता है, न्यूट्रल, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल चार्ज 0, यानी कि न्यूट्रल होता है, और लेस पोलर होता है। अब इस पे हम डिस्कस करेंगे। पहले कलरलेस, ऑर्डरलेस, पॉइजनस बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मोनोऑक्साइड है, न्यूट्रल कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल कंपाउंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होके टोटल 0। अब ये लेस पोलर लिखा हुआ है, म्यू नॉट इक्वल टू 0। म्यू का यहाँ मतलब है डाइपोल मोमेंट से। म्यू किसका मतलब है यहाँ, डाइपोल मोमेंट। अगर आपको डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट क्लियर है तो अच्छा है, फिर नहीं तो मैं बता देता हूँ। डाइपोल कभी भी तब क्रिएट होता है जब सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक फिक्स डिस्टेंस पे मतलब स्टैंड करे। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, h बहुत टेंडिंग टू 0 है। तो ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्जेस का अपोजिट में इक्वल होना चाहिए, और उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो अगर इसके कारण जो यहाँ पे एक मोमेंट क्रिएट होता है
इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो यहाँ पे एक मोमेंट क्रिएट होता है, उसी को हम डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कुछ, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन में, इसके कारण ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे पोलैरिटी दोनों के बीच में क्रिएट होता है। कहीं भी अगर पोलैरिटी क्रिएट होगी, मतलब कि दो एटम्स, अगर एक यहाँ पे एक्स एटम है और यहाँ पे वाई एटम है, एक एटम का वाई एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, तो हमेशा ये बॉन्ड या ये एक्स वाई मॉलिक्यूल हमेशा या कंपाउंड पोलर होगा। कैसा होगा? पोलर, यानी इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट जरूर होगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे दो एटम्स की, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ये पोलर होता है लेकिन लेस पोलर होता है। इस बात का ध्यान रखें। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल सीखना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये पोलर है अलग अलग स्ट्रक्चर्स में या नॉन पोलर है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ये लेस पोलर होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नॉन पोलर होता है, बस लेस पोलर होता है और इसके डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो ये हो गई इसकी पूरी प्रॉपर्टीज की बात, स्ट्रक्चर की बात, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। फिर प्रॉपर्टीज, ये पॉइजनस होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और न्यूट्रल भी होता है और कलरलेस भी होता है। ये जो भी मैं कलर लिखवाता हूँ, ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत यूजफुल होगा। कलर आपको याद होना चाहिए और ऑर्डरलेस भी होता है। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका सिग्निफिकेंस आगे चल के आपको पता चलेगा। फिर आगे आते हैं हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। एमओपी का मतलब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। पहला रिएक्शन है कार्बन रेड हॉट। कैसा कार्बन? रेड हॉट, मतलब कार्बन का जो भी मतलब हम वो सोर्स लेते हैं उसमें कार्बन कैसा होना चाहिए? रेड हॉट, रेड होना चाहिए, मतलब वो पूरा बर्न होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कार्बन होना चाहिए। उसके साथ जब हम H2O मॉलिक्यूल मिलाते हैं, यानी कि पानी मिलाते हैं, तो हमें फिर कार्बन मोनोक्साइड और H2 गैस मिलती है। दोनों ही गैस है, कार्बन मोनोक्साइड भी गैस है और H2 भी गैस है, दोनों गैस मिलता है। और इस दोनों गैस के मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं या सिंथेसिस गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। कार्बन रेड हॉट होता है, उसके साथ जब भी हम पानी मिलाते हैं तो हमें CO और H2 दोनों मिलता है, और CO और H2 के कॉम्बिनेशन के इन दोनों गैस को हम लोग वाटर गैस या सिंथेसिस गैस बोलते हैं। ये पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला रिएक्शन ही हो गया। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन में। यहाँ पे भी हम कार्बन रेड हॉट लेते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाते हैं। नॉर्मल कार्बन होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। कार्बन कैसा होना चाहिए? रेड हॉट। कार्बन रेड हॉट यहाँ भी लेते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, तो हमें CO प्लस कार्बन मोनोक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस मिलता है। दोनों का दोनों गैस है। कार्बन मोनोक्साइड पर नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है तो वाटर गैस या सिंथेसिस गैस, जब कार्बन ऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है तो प्रोड्यूसर गैस। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी मेंशन रिएक्शंस है, इसलिए ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू। एक थोड़ा सा बस छोटा सा एक कंपैरिजन है जो आपसे पूछा जा सकता है। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस में कंपैरिजन है। कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस को हम लोग अगर बर्न करते हैं एक लिमिटेड अमाउंट को, तो उससे कितना हीट जनरेट होता है, उसी का सिग्निफिकेंस कैलोरीफिक वैल्यू से होता है। ये बताता है कि अगर हम इतने अमाउंट, मतलब स्पेसिफिक यूनिट होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, kg होता है या 1 ग्राम होता है, शायद 1 ग्राम होता होगा। अगर इतने अमाउंट को अगर हम गैस या कोई भी चीज को बर्न करते हैं तो उससे हमें कितना हीट मिलता है, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम वाटर गैस के लिए देखें तो कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू ज्यादा होती है और प्रोड्यूसर गैस की वैल्यू कम होती है। अगर हम 1 लीटर वाटर गैस लेते हैं या 1 लीटर प्रोड्यूसर गैस लेते हैं, तो दोनों में से ज्यादा हीट वाटर गैस प्रोड्यूस करेगा। 1 लीटर वाटर गैस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर गैस से। कैलोरीफिक वैल्यू का यहाँ ये सिग्निफिकेंस होता है। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखें। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन पे। यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी मेंशन्ड है। प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस का फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। वाटर गैस को ही सिंथेसिस गैस बोलते हैं। चलिए, दो रिएक्शंस की बात हो गई। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड रिएक्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ाऊंगा, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्योंकि बार बार रिएक्शंस लिखने से ही याद होता है। K4FeCN का होल का 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। K4FeCN6। जब इसका रिएक्शन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, इसके बारे में और भी बातें करेंगे, और भी रिएक्शंस देखेंगे और क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी देखेंगे। यहाँ पर हम डाइल्यूट H2SO4 से जब रिएक्शन कराते हैं, इसका 2 रिएक्शन मैंने लिखा है, एक कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, एक डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HCN गैस बनता है। क्या बनता है? HCN गैस। वो कैसा होता है? पॉइजनस। याद रखे बात कि HCN गैस भी कैसा होता है? पॉइजनस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
KCN गैस भी पॉइजनस होता है, डाइल्यूट H2SO4 से जब रिएक्शन कराते हैं तो HCN गैस बनता है और वो गैस भी कैसा होता है, पॉइजनस। और जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें CO गैस पॉइजनस मिलता है। क्या मिलता है, CO गैस पॉइजनस। और भी कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं जो मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ वो काम के नहीं है, पर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो साथ साथ में CO गैस भी हमें साथ साथ में मिलती है। तो यहाँ से कंसंट्रेटेड H2SO4 से CO गैस मिलेगी और यहाँ से HCN गैस। ध्यान रखिएगा दोनों का दोनों गैस पॉइजनस है। कैसा है, पॉइजनस। तो दैट्स ऑल, इतने को आप अच्छे से रिवाइज करिए और इसका नोट्स बनाइए और साथ साथ में याद करिए। तो अगर हम देखें, जब हम K4 FeCN6 का रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो हमें मिलता है K2SO4 FeSO4 और साथ में CO गैस मिलता है जो कि एक पॉइजनस गैस होता है और NH4SO4 का होल्ड है। तो हमें यहाँ भी CO मिलता है एज ए प्रोडक्ट। तो अगर हम डाइल्यूट H2SO4 से कराएं तो HCN पॉइजनस गैस मिलता है, लेकिन जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएं तो हमें CO पॉइजनस गैस मिलता है और उसके साथ में कुछ कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए और अच्छे से रिवाइज करिए और साथ साथ में याद करिए। स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। ये अभी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO में ही पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन। मैं यहाँ पूरा जनरलिटी लूज ना करते हुए आपको पूरा अच्छे से डिहाइड्रेशन बताना चाहता हूँ कि डिहाइड्रेशन में क्या क्या होता है और कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए। तो अगर डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी वापस निकालना, किसी भी कंपाउंड में से पानी निकालने, आप ऐसे समझ सकते हो H2O को माइनस करना को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। इसके पांच छह 2-3 और रिएजेंट्स होते हैं, लेकिन ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है CaO, दूसरा है P4O10, तीसरा है कंसंट्रेशन H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉरी, चौथा POCl3 और ये AC2O या फिर आप एसीटेट डाई एसीटेट ऑक्साइड बोल सकते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस O। CH3CO को हम लोग एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटेट। अब ये 5 कहीं भी अगर आपको दिखे और इसके साथ हीट दिखे, क्या दिखे, हीट, डिहाइड्रिंग, DH का मतलब है यहाँ कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कोई भी 5 में से कोई भी, और उसके साथ कभी भी आपको हीट दिखे, क्या दिखे, हीट, तो आप समझ जाना कि इस रिएक्शन का मतलब यहाँ से पानी निकालना है या H2O इवापोरेट कराना है। याद रखना ये 5 रिएजेंट और हीट कभी भी दिख जाए, अगर कभी कभी हीट भी मेंशन नहीं होता है, कभी कभी हीट भी मेंशन नहीं होता है, तो भी आपको यही काम कराना होता है। ध्यान से ये 5 रिएजेंट आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसमें से H2O मॉलिक्यूल माइनस करते हैं। अब हम H2O मॉलिक्यूल माइनस कैसे करते हैं, अब जैसे यहाँ पे H2C2O4 है, ठीक। अब इससे हमने जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट से और हीट से जब रिएक्ट कराया तो इसमें से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो जब एक H2O, हम जितना H2O मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं हम उस मॉलिक्यूल से निकालेंगे। तो पहले जब हमने एक H2O, इसमें से जब एक H2O मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट किया तो H2O के कारण H2 चला गया और ऑक्सीजन 4 में से एक ऑक्सीजन चला गया, तो हमारे पास बचा C2O3। क्या बचा, C2 और O3। वही देखो आप, C2 और O3। अब ये अलग अलग हो गए हैं, बस एक H2O मॉलिक्यूल निकला, C2O3 बचा, एक से बन गया CO और एक से बन गया CO2। तो आप देख सकते हो कि इसमें से अगर H2O सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये आइटम्स को जोड़ दें तो यही बचेगा C2O3। फिर इस रिएक्शन में आते हैं, यहाँ से भी हम H2O निकालेंगे। सब जनरल एक ही तरह का रिएक्शन है, बस ये 5 रिएजेंट्स कहीं भी यूज और हीट हो तो उसका मतलब H2O मॉलिक्यूल निकालना होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। यहाँ से जब H2O निकाला, 2 H निकल गया मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन निकल गया, बचा हमारे पास CO। तो वही तो यहाँ भी है CO। अब आगे चलते हैं, HNO3 में 2 H मॉलिक्यूल निकाले और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाला, तो हमारे पास क्या बचा, 2 H निकल गया और एक ऑक्सीजन, तो 2 नाइट्रोजन बचा और 5 ऑक्सीजन बचा, N2O5। तो देखिए हमारे पास N2O5 है। इसमें से भी हमने माइनस H2O किया है, इसमें से भी हमने माइनस H2O किया है, इसमें से भी हमने माइनस H2O किया है। इसका मतलब होता है H2O मॉलिक्यूल निकालना। ध्यान से इस रिएक्शन को देखो, H2O हटाओ, C2O3 बचा, CO प्लस CO2। इसमें से भी H2O हटाया तो हमारा CO बचा, तो CO यहाँ है। इसमें से भी H2O हटाया तो N2O5 बचा, तो N2O5 यहाँ है। तो ये जनरल रिएक्शंस के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। जैसे अगर कुछ भी और ले लेते हैं, HClO4 ले लेते हैं, HClO4 लेते हैं, तो इसमें से भी जब हम H2O मॉलिक्यूल हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 2 HClO4 मॉलिक्यूल लिया और इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट से और हीट से रिएक्ट कराया। किससे रिएक्ट कराया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और हीट से, तो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल चल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा Cl2O7। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आपको पी ब्लॉक में देखने मिलेंगे, ये लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे हैं। बस आपको ये 5 रिएजेंट और हीट कहीं भी मिले या नहीं भी मिले, तो यहाँ पे बस हमने क्या किया, 2 H को हटाया और Cl2O8 था, उसमें से एक ऑक्सीजन हटाया तो Cl2O7 बचा।
ये 2 टाइम्स है तो Cl2 हो गया, O 8 हो गया, तो 8 में से एक ऑक्सीजन हट गया क्योंकि H2O निकला और 2 H निकल गया तो Cl2O7 बचा। ये बहुत ही आसान तरीका होता है डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन को, इसको अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह फ्रिक्वेंट है, इसलिए इस पे 1 स्टार। अब आते हैं आगे रिएक्शंस पे। अब हमने पूरा कार्बन के पहले कंपाउंड CO का पूरा प्रिपरेशन मेथड देख लिया है। अब हम आते हैं उसके रिएक्शंस पे। किसके रिएक्शंस पे? पहले कंपाउंड कार्बन के CO के रिएक्शंस पे। हम पढ़ रहे हैं अभी कार्बन कंपाउंड्स के पहले CO के रिएक्शंस। उसके उस रिएक्शंस क्या लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं वैकर्स प्रोसेस। PdCl2 का रिएक्शन वाला, इसको बोलते हैं वैकर्स प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है और NCERT में भी मेंशन्ड है। जब भी CO का यहाँ CO यहाँ कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, PdCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो PdCO2 और HCl बनता है। PdCl2 और CO को रिएक्ट कराते हैं। ये वैकर्स प्रोसेस NCERT में इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इसलिए इस पे एक स्टार मार्क। अब दूसरा रिएक्शन आता है I2O5 के साथ। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो CO और I2 बनता है। यही CO I2 को जब हम सोडियम थायोसल्फेट, आपको पता चलेगा ये सोडियम थायोसल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो जब हम सोडियम थायोसल्फेट से COI2 के मिक्सचर को रिएक्ट कराते हैं तो फिर NaI और Na2SO4O6 बनता है। ये पूरा रिएक्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, इसलिए मैंने एक पूरा चेन क्रिएट करा दिया है। और क्योंकि रिएक्शंस बार बार लिखने से नहीं याद होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रिवाइज करा दिया है उसे। जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो ये देख लेंगे। फिर हमने CO को I2O5 से रिएक्ट कराया तो CO प्लस I2 बना। फिर उसको हमने थायोसल्फेट यानी कि Na2SO2O3 से रिएक्ट करा दिया तो NaI और Na2SO4O6 बन गई रिएक्शन, इसलिए मैंने पूरा यही लिख दिया। अब आते हैं, जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो इसमें CO2 प्रोड्यूस हो गया, बहुत ईजी बात है। फिर हमने सल्फर से जब रिएक्ट कराया तो हमारे पास COS बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड के सल्फर के साथ रिएक्ट करके COS बन गया। और जब हम यहाँ X2, X स्टैंड्स फॉर, यहाँ अगर कहीं भी आपको X मिलता है, जनरली 99% में X हैलोजेंस होता है। क्या? हैलोजेंस, कोई भी हैलोजेंस। X क्या है? हैलोजेंस। तो हमने जब X2 से रिएक्ट कराया कार्बन मोनोऑक्साइड को तो COX2 मिला। इस फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है COCl2। जब हम यहाँ पे X हैलोजन है तो हम यहाँ पे क्लोरीन भी ले सकते हैं। तो जब हम क्लोरीन लेते हैं X की जगह पे तो CO प्लस Cl2 COCl2 बनता है। और COCl2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्वालिटेटिव एनालिसिस का। ये पॉइजनस गैस होता है। कैसा होता है? पॉइजनस गैस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक स्टार मार्क। ये X2 वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे और इस पे जब हम Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है Cl2 यहाँ, क्योंकि X हैलोजन हो सकता है तो COCl2 मिलता है, जिसका नाम होता है फॉस्जीन गैस। क्या नाम होता है? फॉस्जीन गैस। ये पॉइजनस गैस होता है और इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि ये पॉइजनस गैस होता है और इसमें हैलोजन कंटेंट होता है और ये बहुत जगह यूज होता है। इसका स्मेल भी थोड़ा बर्नी टाइप होता है, वो स्मेल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो उतना रिलेवेंट नहीं है। बस पॉइजनस इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये पॉइजनस गैस होता है और इसका नाम होता है फॉस्जीन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट था X2 वाला। अब आते हैं, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है तो उसको हम जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराते हैं तो वो सॉल्ट बना देता है। क्या बना देता है? सॉल्ट। एसिडिक नेचर का होता है CO, यहाँ पे लिख लो आप, CO और CO2 दोनों, ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर। CO एसिडिक नेचर का होता है तो जब उसको हम जब बेस से रिएक्ट कराएंगे तो बेस एसिड बेस मिलके क्या बना लेंगे? साल्ट, CONA। ये लिखवा दिया ऐसे ही। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब ये इंपॉर्टेंट बात होता है, ये थोड़ा NCERT बेस्ड बात है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि कभी भी अगर हीमोग्लोबिन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देता है जिससे ब्लड सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? ब्लड सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट इनटू डेथ। और इसके कारण एक प्राणी की मौत हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कभी भी हीमोग्लोबिन, अगर हमारे हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिससे हमें ब्रीथिंग में भी दिक्कत आती है और ब्लड सेल्स काम नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस ह्यूमन लाइफ में भी है। तो ये रिएक्शन हो गया, बस इतने सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सबको बता दिया। अब आते हैं एक पॉइंट जो कि वाटर गैस से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका बहुत इंडस्ट्री एप्लीकेशन भी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। वाटर गैस जो कि CO प्लस H2 होता है। क्या होता है? CO प्लस H2।
वाटर गैस जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया, CO और H2 को क्या बोलते हैं, वाटर गैस। CO और H2 के मिक्सचर में से H2 को सेपरेट करना, इसमें से प्योरली बाहर निकालना एक इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि CO पॉइजनस होता है। और जब भी हमें ये, मैं आपको बताता हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हम जब इंडस्ट्री लेवल पे H2 का क्या कहते हैं प्रोडक्शन करते हैं तो इसी प्रोसेस से करते हैं। तो हमारे पास ऐसे वाटर गैस में H2 दोनों होता है, लेकिन CO तो है पॉइजनस, तो हमें इसे एलिमिनेट करना होगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे एक तरीका देख रहे हैं। ये तरीका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंडस्ट्री एप्लीकेशन भी है, और एक हैबर बॉर्न हैबर प्रोसेस हम आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन भी है, क्योंकि CO वहां से हटाना होता है, क्योंकि CO होता है पॉइजनस। तो अगर CO पॉइजनस गैस नहीं हटाएंगे तो ये हमें हार्म कर सकते हैं, इसलिए इसमें से CO को एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पढ़ाया हुआ है, इसका आने की प्रोबेबिलिटी भी रेलेवेंट ज़्यादा है। इसलिए जब हम वाटर गैस को यानी CO प्लस H2 को H2O गैस यानी कि स्टीम के साथ, कभी भी H2O गैस लिखा इसका मतलब क्या है, स्टीम के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर गैस को तो हमें CO2 और H2 मिलता है। क्या मिलता है, CO2 और H2। पहले हम CO को CO2 में कन्वर्ट करा लेते हैं, किसके मदद से, स्टीम की मदद से। फिर CO2 होता है एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। तो क्यों ना हम इसका एक बेस के साथ रिएक्शन कराएं, क्योंकि एसिड और कोई बेस मिलकर सॉल्ट बना ले और हमारा H2 गैस इवापोरेट हो जाए। क्या कराते हैं, पहले वाटर गैस को स्टीम से रिएक्ट कराएं, CO को CO2 में कन्वर्ट कराया, पहले ये काम कर लिया। अब CO2 तो है भाई एसिडिक, अब एसिडिक है तो इसका अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करा लें तो ये बेस के साथ सॉल्ट बना लेगा और H2 सॉल्ट पीपीटी में फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा और H2 गैस इवापोरेट हो जाएगा। तो हम एक्वस को जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ इस मिक्सचर को इसमें डालते हैं, पास कराते हैं। पास कराने के बाद CO2 और KOH सॉल्ट बना लेता है जो कि सेटल डाउन हो जाता है और H2 गैस इवापोरेट हो जाता है। देख सकते हैं आप H2 गैस निकलते हैं, यहाँ से हमें प्योर H2 गैस मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस CO और H2 में से H2 गैस को बाहर निकालने के लिए था। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है CO फ्री प्योर H2 इज यूज्ड इन बोर्न-हैबर प्रोसेस। यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि हमें वाटर गैस में से CO को निकालना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन प्योर H2 का नीड होता है, CO का नहीं, क्योंकि CO पॉइजनस है। वैसा ही JEE रेलेवेंट में प्रोसेस है बोर्न-हैबर प्रोसेस, तो इसके लिए लिखवा दिया। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे एक्स्ट्रा अच्छे से नोट करो और साथ साथ में याद करो।